रिश्वत और मिलावट तो संसार की सजावट है। भगवान ने भी इंसान को शुद्ध कहाँ पैदा किया? हवा, आग, पानी और आत्मा की जब मिलावट की तब जाकर इंसान को पैदा किया। अरे जब ऊपर वाला मिलावट कर सकता है तो मुझको मिलावट से मना करने वाली तू कौन होती है? हाँ बोलिए साहब, क्या खाओगे? खाने में क्या है? खाने में गुर्दा, कीमा, कुरमा, कलेजी, पाया, चाप, चोकरोच, बिरयानी, बुना कुछ, मच्छी कड़ी, बदकरी, मटन, वटचा, चापण, चिक्कर, उसलपा, मिसलपा, भजापा, बनरा, इडली वड़ा, सांबर, दही वड़ा, भेलपुरी, पानी बड़ी, गुर्दा। बस बस क्या भिखारियों की होटल है। एक काम 2-2 प्लेट सब लेकर आ और 4 मुर्गी ला और 18 रोटी लेकर आ। कादर खान से किसी ने पूछा, आपका लिखा सबसे पसंदीदा सीन कौन सा है? उन्होंने फौरन कहा, मुकद्दर का सिकंदर में, जिसमें मैं एक फकीर का रोल कर रहा था। मैं कब्रिस्तान में जाता हूँ जहाँ छोटा अमिताभ बच्चन एक कब्र के पास बैठा रो रहा है। मैं पूछता हूँ, किसकी कब्र पर बैठे हो बच्चों? वो कहता है, हमारी माँ मर गई है। मैं कहता हूँ, उठो, आओ मेरे साथ, चारों तरफ देखो, यहाँ भी कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की माँ है। इस खामोश शहर में, इस मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे पड़े हैं। मौत से किसको रिहाई है? आज उनकी बारी थी, कल हमारी होगी। लेकिन एक बात याद रखना, इस फकीर की बात याद रखना, ये जिंदगी में बहुत काम आएगी। अगर सुख में मुस्कुराते हो तो दुख में कहकहे लगाओ, क्योंकि जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, पर मुर्दों से बदतर हैं वो जो मौत से घबराते हैं। सुख तो बेवफा है, कुछ दिनों के लिए आता है, तवायफ की तरह बहलाता है और चला जाता है, मगर दुख हमेशा साथ रहता है। एक बार आता है तो कभी लौट कर नहीं जाता। इसलिए सुख को ठोकर मार, दुख को गले लगा। तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। कादर खान ने भी अपने मुकद्दर का बादशाह बनकर दिखाया। गहरी गरीबी से निकलकर वो सिनेमा के सबसे जाने माने नामों में से एक बन चुके थे। लेकिन उनका ये मुकाम पाना कोई चमत्कार नहीं था। इसके पीछे था उनकी माँ का प्यार, उनका खुद का टैलेंट और कभी हार न मानने वाला जज्बा। साल था 1972। अब तक दुनिया भर की परेशानियों से निकलकर कादर खान थिएटर की दुनिया में मशहूर हो चुके थे। फिर एक दिन प्रोड्यूसर रमेश बहल उनसे मिलने आए। बोले, मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, तुम्हें उसके लिए डायलॉग लिखने हैं। कादर ने कहा, मुझे फिल्मी डायलॉग लिखना नहीं आता। रमेश ने कहा, तुम लिखो तो सही। इसके बाद की कहानी कादर खान ने एक इंटरव्यू में खुद बताई थी। रमेश बहल को शूटिंग की जल्दी थी और मेरे पास लिखने की जगह नहीं थी। मैं क्रॉस मैदान में बैठ गया जहां लोग फुटबॉल खेलते हैं। एक कोना पकड़कर 4 घंटे में पूरी स्क्रिप्ट लिखकर ले आया। जब मैंने उन्हें सीन सुनाए तो वो बहुत खुश हुए। 3 दिन में शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म का नाम था जवानी दीवानी। इसके हीरो हीरोइन थे रणधीर कपूर और जया भादुरी। मुझे डायलॉग राइटर का क्रेडिट मिला और 1500 रुपए मिले, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसके बाद मुझे खेल खेल में पिक्चर लिखने का ऑफर मिला और इस बार 10,000 रुपए मिले। कुछ ही महीनों में मुझे मनमोहन देसाई का बुलावा आया, जो रोटी बना रहे थे। वो उर्दू लेखकों से परेशान थे, कहते थे ये सब मुहावरों में लिखते हैं, मुझे सीधी आम जबान चाहिए। प्रोड्यूसर ने मेरा नाम सुझाया तो मनमोहन देसाई बोले, एक और मुस्लिम राइटर, मैं सीधे बोल रहा हूँ, अगर काम पसंद आया तो ठीक, वरना लात मार कर निकाल दूंगा। ये पहली बार था कि किसी ने मुझसे इस तरह बात की। फिर भी मैं तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद मैंने उनके घर जाकर क्लाइमैक्स के सीन सुनाए तो वो उछल पड़े। फौरन अपनी बीवी को बुलाया और मुझसे कहा कि एक बार फिर सुनाओ क्या लिखा है। इस तरह 10 बार मैंने वो सीन दोहराए और उन्होंने टेप पर रिकॉर्ड कर लिया। फिर उन्होंने मुझे एक पैनासोनिक टीवी, एक सोने का ब्रेसलेट और 25,000 रुपए नकद दिए। ये मेरी तरफ से तोहफा है। उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को फोन करके कहा, एक नया आदमी आया है, सब होशियार हो जाओ। उसी दिन से मेरी कीमत 1 लाख रुपए तय कर दी गई। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी हर फिल्म में शामिल किया, स्क्रीन प्ले, कहानी, गाने, सब में। मनमोहन देसाई मुझे एक आउटलाइन देते थे और मैं उसमें अपनी लाइनें डालता था। मुझे पता चल गया था कि उन्हें ऐसे डायलॉग पसंद हैं जिन पर ऑडियंस ताली बजाए, जैसे तलवार का वार जिसे मार न सके वो अमर है, आग को जलाकर जो खाक कर दे वो अकबर है। फिर वो कहते, अपन की पब्लिक बोलती है अनहोनी को जो होनी बना डाले वो एंथनी है। ये सब जबान को लपेटने वाले डायलॉग थे। वो इन पर खूब तालियां बजवाते थे। मैं पहले ही सोच लेता था कि ये लाइन सुनकर वो उछलेंगे या नहीं। वो मेरे लिए ऑडियंस थे और उन्हें दर्शकों की नब्ज पता थी। उसी दौर में प्रकाश मेहरा भी बड़े डायरेक्टर थे। मैंने उनके लिए खून पसीना, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर लिखी। ये मेरा दूसरा रॉकेट था। शायद हमारी जोड़ी इसलिए जम गई कि प्रकाश मेहरा की फिल्मों में डायलॉग और परफॉर्मेंस पर जोर था और वो खुद भी अच्छे गीतकार थे। और मेरा मानना है कि एक अच्छा राइटर बनने के लिए आपको जिंदगी के उबाल से गुजरना पड़ता है। आजकल लोग किसी लड़की से प्यार कर लेते हैं, 4 घंटे इंतजार करना पड़ता है, उसे ही वो सफरिंग मान लेते हैं। असल तकलीफ कुछ और होती है, जो दिलो दिमाग के किसी कोने में रिकॉर्ड हो जाती है, बरसों बाद भी वो उभर कर रुला सकती है। यही वो कैमरा है जो हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्डेड रहता है और एक दिन प्रोजेक्टर बनके वो सब दिखाता है। मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा दोनों कंपेटिटर थे, तो मैं थोड़ा परेशान था कि किसके लिए लिखूं। उस वक्त अमिताभ बच्चन ने मुझसे कहा, जहां मैं काम करूंगा वहीं तुम भी करोगे। मनमोहन देसाई ने अमर अकबर एंथनी, नसीब, कुली बनाई।
लोग मुझसे पूछते थे कि मैंने कैसे मनमोहन देसाई का स्टाइल समझा। मैं थिएटर से आया था। भारतीय विद्या भवन चौपाटी में जो ऑडियंस आती थी वो बहुत सख्त थी। एक्टर स्टेज पर आता तो लोग तंज करते थे, आओ आओ बैठो बैठो। डर के मारे एक्टर घबरा जाता। मैंने वहां से सीखा कि कैसे हर लाइन पर ताली बजवानी है। 400 की सीटों वाले ऑडिटोरियम में मेरे शो पर 1700 से 1800 लोग आ जाते। 10 बार तालियां बजाने के बाद ऑडियंस आपकी हो जाती है। फिर आप अपने आइडिया दे सकते हैं। यही ट्रिक मैंने मनमोहन देसाई के साथ भी अपनाई है। पर मेरी फिल्म की कहानी तो अभी इंटरवल तक भी नहीं पहुंची थी। एक बार मैं आरके स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था। तभी जितेंद्र आए और बोले, एक प्रोड्यूसर 2 साल से तुमसे मिलना चाहता है पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। प्रोड्यूसर थे साउथ के और एक कन्नड़ फिल्म का रीमेक करना चाहते थे। फिल्म का नाम था मेरी आवाज सुनो। मैंने कहा, मैं हूबहू रीमेक नहीं करूंगा, अपनी तरह से लिखूंगा। वो मान गए। मैंने स्क्रिप्ट लिखी। जितेंद्र, हेमा मालिनी ने काम किया। फिल्म सेंसर बोर्ड में भी उलझी लेकिन पास हो गई। बड़ी हिट हुई। मुझे बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मिला। यहीं से मेरा साउथ इंडस्ट्री में आना जाना शुरू हुआ। वहां के लोग काफी समय के पाबंद और दिलदार थे। पैसा भी वक्त पर देते थे। अब मैं 3 जगह बंट गया, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और साउथ। परिवार भी शिकायत करने लगा कि मैं उन्हें वक्त नहीं दे पाता। पत्नी और बच्चों को मैंने घर, फ्लैट सब कुछ दिलाया पर उनके साथ में समय नहीं बिता पाता था। इस तरह मेरी जिंदगी कई लाइनों में बट गई। 2 डायरेक्टरों के बीच की लाइन, फिर साउथ की लाइन, फिर परिवार की लाइन। एक बार रोटी के टुकड़े हो जाएं तो दोबारा जुड़ते नहीं। आईना टूटे तो वापस नहीं जुड़ता। मैं भी उन्हीं टुकड़ों की तरह बट गया। हो सकता है आज अपने लोग मुझे ना पहचाने पर एक दिन जरूर याद करेंगे। अच्छा, जाता हूँ। तू भी क्या याद करेगा, बल्कि बाद में याद करेगा।